वेलकम टू 80-20 सीरीज 80-20 सीरीज में डिस्कस करते हैं 80% ऑफ इकोनॉमिक्स का सिलेबस थ्रू 20% ऑफ पीवाईक्यूज और उस 20% में भी लास्ट 30 इयर्स के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। एपिसोड 16 है जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में यूपीएससी ने काफी क्वेश्चन पूछे हैं। कुछ क्वेश्चन जो आज की डेट में इंपॉर्टेंट नहीं है उनको मैंने हटा दिया है। जो आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है जिससे इंफॉर्मेशन हमें फ्यूचर एग्जाम के लिए पता होनी चाहिए और साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए वो सब आज इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कमोडिटीज आर एक्सपोर्टेड टू इंडिया बाय एरिड एंड सेमी एरिड कंट्रीज इन मिडल ईस्ट। मतलब मिडल ईस्ट की कंट्रीज इंडिया में क्या क्या एक्सपोर्ट करती है, मतलब इंडिया क्या इंपोर्ट करता है फ्रॉम द मिडल ईस्ट कंट्री, ये क्वेश्चन है। रॉ वूल एंड कारपेट्स, फ्रूट्स एंड पाम ऑयल्स, प्रीशियस स्टोन्स एंड पर्ल्स, परफ्यूम एंड कॉफी। ठीक है, बेसिक अगर नॉलेज पता हो या बेसिक हिस्ट्री की अगर नॉलेज हो बेसिक, तो हिस्ट्री में आपको पता है मिडल ईस्ट से, जैसे अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात की जाए उस समय ओमान से हमारा, बहरीन से, इधर से ट्रेड होता था। ठीक है, तो इन कंट्रीज के साथ ट्रेड होता था तो हम क्या मंगवाते थे वहां से, प्रीसियस स्टोन्स एंड पर्ल्स। तो आज भी वही लेगेसी लगभग कंटिन्यू रहेगी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, प्रीसियस स्टोन एंड पर्ल्स। ठीक है, बेसिक हिस्ट्री से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नहीं तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा नहीं, मतलब हिस्ट्री से है क्वेश्चन, बट हाँ अगर फैक्ट पता है तो पता है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं हो सकता। अब सवाल उठता है, रॉ वूल एंड कारपेट्स एंड फ्रूट्स एंड पाम ऑयल एंड परफ्यूम एंड कॉफी, इन सब का क्या सीन है विद रेफरेंस टू इंडिया, इन पे बात करते हैं। सबसे पहले, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट फॉर सेंचुरीज द गल्फ रीजन, particularly Bahrain, was the world's primary source of natural pearls. Before the advent of cultured pearls and the oil boom, pearling was the backbone of many Middle East economies. ठीक है, ट्रेड रूट वही रहता था जो ओल्ड हमने देखा है। आज की डेट में भी पर्शियन गर्ल्स टू इंडियन पोर्ट्स लाइक सूरत एंड मुंबई में पर्ल्स आते हैं। फिर अगर इंडिया के रोल देखें, इंडिया हैज अ लॉन्ग बीन अ ग्लोबल हब फॉर द कटिंग, पॉलिशिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रीशियस स्टोन्स, मेकिंग इट एज अ नेचुरल डेस्टिनेशन फॉर दीज रॉ मटेरियल। फॉर एग्जांपल लाइक सूरत एंड बॉम्बे, दोनों में अगर मैं डायमंड की बात करूं, पर्ल के अलावा अगर मैं प्रीशियस स्टोन की बात करूं, डायमंड, तो डायमंड काफी ज्यादा था और डायमंड की पॉलिशिंग कटिंग इंडिया में होती है मोस्टली सूरत के अंदर। ठीक है, तो डायमंड ब्रॉश भी वहीं पे बना है रिसेंटली। सो काफी ज्यादा डायमंड की कटिंग और ये सब भी वहां पे होती है, और बॉम्बे भी काफी बड़ा मार्केट है। अदर ऑप्शंस, अगर रॉ वूल एंड कारपेट्स की बात करें, इंडिया इज अ मेजर प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ इट्स ओन वूल एंड कारपेट्स, रिड्यूसिंग द नीड टू इंपोर्ट फ्रॉम देम ऑफ द मिडिल ईस्ट। तो इंडिया खुद ही रॉ वूल एंड कारपेट्स का काफी बड़ा हब है। उसके अलावा फ्रूट्स एंड पाम ऑयल, while Middle East export dates, India imports a vast majority of its palm oil from Southeast Asia। और यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे, पाम ऑयल भी यूपीएससी का फेवरेट है। पाम ऑयल साउथ ईस्ट एशिया से, जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया से हम इंपोर्ट करते हैं। उसके अलावा परफ्यूम एंड कॉफी, सेकेंडरी ट्रेड आइटम कंपेयर टू मासिव हिस्टोरिकल स्केल लाइक पर्ल। ठीक है, ये भी काफी ज्यादा नहीं है, बट ये सब पर्शियन गल्फ और इधर से नहीं आता, ये आपको दिमाग में रखना है। पर्ल एंड आपके डायमंड्स और इस टाइप की चीजें, पर्ल्स कह सकते हैं नॉट डायमंड, बट पर्ल्स और ये सब का ट्रेड है आपका, मोस्टली प्रीशियस स्टोन्स एंड पर्ल्स आपका गल्फ कंट्रीज से आता है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये आज की डेट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें, कमोडिटीज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, ठीक है, एंड कंट्रीज ऑफ डेस्टिनेशन, तो इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, ये सब चीजें। तो अगर मैं टी की बात करूं तो हमें हिस्टोरिकली पता है टी यूके। ठीक है, आज भी इंडिया जो एक्सपोर्ट करता होगा चाहे यूके में। ठीक है, हिस्टोरिकल लेगेसी। ठीक है, अगर थर्ड का मैं डी मान के चलूं, दो ऑप्शन मेरे सामने आते हैं। अगर मैं फर्स्ट को समझूं आयरन ओर, तो आयरन ओर जापान में जाता है, ये भी अगर आपको फैक्ट पता हो। ठीक है, तो इससे आप आंसर आ सकते हो ऑप्शन बी। ठीक है, बेसिक आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट का सी, ठीक है, जापान, सेकंड का ए, लेदर गुड्स आपके रशिया में। ठीक है, टी आपका यूके में, और कॉटन फैब्रिक्स यूएस के अंदर। ठीक है, कॉटन फैब्रिक्स हम करते हैं। ये बेसिक आपको हल्का फुल्का पता होना चाहिए, क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम करते हैं, कौन सी कंट्री में क्या करते हैं। ठीक है, ये हर साल, हर 2-4 साल में चेंज होते रहते हैं। प्लीज आप जो करंट अफेयर्स के डेटा हो उसके हिसाब से ही इसको प्रिपेयर करना। नेक्स्ट है असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन, एन इंपॉर्टेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन
is reduction in the import duties on capital goods. ठीक है. An important policy instrument of economic liberalization is reduction in the import duties on capital goods. ठीक है, एक काफी इंपॉर्टेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट माना जाता है कि अगर आप अपनी इंपोर्ट ड्यूटीज को कम कर दो ऑन कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो हमारे कोई भी इंडस्ट्री के लिए एक तरीके से बेसिक्स हो सकते हैं, फिजिकल टूल्स हो सकते हैं. ठीक है, अगर उनमें एक इंपोर्ट ड्यूटीज कम हो जाएगी तो इसका क्या कॉज हो सकता है. अगर आप रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज करते हो, वुड हेल्प इन लोकल एंटरप्रेन्योर टू इम्प्रूव टेक्नोलॉजी टू फेस ग्लोबल मार्केट. सीधी सी बात है, ये बिल्कुल एक्सप्लेन भी कर रहा है इसको, और ये दोनों बातें सही भी है कि अगर आप इंपोर्ट ड्यूटी कम करोगे तो आपके लोकल एंटरप्रेन्योर को न्यू टेक्नोलॉजी मिलेगी, उनकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, क्योंकि आपने इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है आपके कैपिटल गुड्स पे. और कैपिटल गुड्स आपका फाउंडेशन होता है कोई भी आपके मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के लिए, इंडस्ट्री के लिए. सो आपको ये दिमाग में रखना है. बेसिक सिंपल असर्शन रीजन का क्वेश्चन, दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों के बीच में रिलेशन भी देखा जा सकता है. फिर असर्शन रीजन की अगर मैं बात करूं, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट हैज शोन एन एप्रिशिएबल इंक्रीज आफ्टर 1991. ऐसा क्या हो गया भाई, ये हमारा इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिसॉर्टेड टू डिवैल्यूएशन. इसका मतलब क्या है, इंडियन गवर्नमेंट ने डिवैल्यूएशन की है, अपनी करेंसी को डिवैल्यू किया है. जब आप अपनी करेंसी को डिवैल्यू करते हो तो आपके एक्सपोर्ट्स काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं. कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, उनके प्राइसेस कम होते हैं, ज्यादा लोग उसको खरीदते हैं. ठीक है, क्योंकि आपको कम पैसे में उनको फायदा मिलता है, उनको ज्यादा प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं सस्ते दाम में. तो कहीं ना कहीं आपका एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कॉन्सेप्ट कि जब भी कंट्री, जैसे चाइना है, चाइना बेस्ट एग्जाम्पल, चाइना अपनी करेंसी को डिवैल्यू करता है, आज भी करता है, जिससे उसका एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो और जिससे चाइना का डोमिनेंस बढ़ा रहे. आज भी गुड्स एंड सर्विसेज की बात ना करूं, बट गुड्स में आज भी चाइना का कोई भी मैच नहीं है. आगे मैं इसी एपिसोड में आपको दिखाऊंगा, रैंक वन, रैंक वन, रैंक वन, हर जगह चाइना ही आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, सो डिवैल्यूएशन lowers the value of domestic currency related to the foreign currency. This makes domestic currency cheaper and more competitive for the foreign buyers, which directly stimulates export demand. Therefore, the devaluation of the rupee in 1991 was a primary and immediate catalyst that led to the surge in India's export growth. ठीक है, इंडिया हैज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड विद, तो ये हर साल चेंज हो जाता है. अगर मैं रिसेंट डेटा के हिसाब से देखूं तो यूएस वर्सेस चाइना, ठीक है, इन दोनों के बीच में कंपटीशन काफी ज्यादा रहता है. इंडिया मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड या तो यूएस के साथ करता है या चाइना के साथ करता है. हर साल इनके बीच में एक टग ऑफ वॉर है. उसके अलावा जापान, जर्मनी, इनका नंबर भी है. बट सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं यूएस चाइना, एज ऑफ 2026 की बात करूं, यूएस एंड चाइना आर दी कांस्टेंट टग ऑफ वॉर फॉर दी टॉप पोजीशन. यूएसए जनरली रिमेन्स द टॉप पार्टनर बिकॉज इंडिया एंजॉय अ ट्रेड सरप्लस विद दी अमेरिका. बड़ी गजब की बात है कि इंडिया का ट्रेड सरप्लस है विद अमेरिका, बिकॉज हम काफी ज्यादा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर में हम जो सर्विस सेक्टर है वो काफी ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे हमारा ट्रेड सरप्लस है विद द यूएसए. ठीक है, और किसी कंट्रीज के साथ, इन सबके साथ हमारा नहीं है ट्रेड सरप्लस. और जो सबसे ज्यादा बुरी हालत तो हमारी चाइना के साथ है. ठीक है, हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं लेकिन एक्सपोर्ट कुछ नहीं कर पाते, बहुत ही कम एक्सपोर्ट होता है हमारा. बट यूएस के अंदर हमारा ट्रेड सरप्लस रहता है. इसीलिए वो आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं इंडिया को. चाइना often becomes the top market in terms of total volume, but India runs a massive trade deficit with them. UAE solidly positioned the third largest partner, fueled by SEPA, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइंड इन 2022. ठीक है, सो सेपा के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे. बट मोटा मोटा आप समझिए कि यूएस एंड चाइना के बीच में आपका एक काफी ज्यादा टग ऑफ वॉर रहता है. फिर इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन दी वर्ल्ड इन द फ्रूट प्रोडक्शन. अरे भाई, चाइना के रहते हम फर्स्ट आ सकते हैं क्या, बहुत ही कम जगह पे हम फर्स्ट है. ठीक है, यहाँ पे हम सेकंड है, फर्स्ट नंबर पे चाइना. इंडिया रैंक्स सेकंड इन दी वर्ल्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ टोबैको. ठीक है, सो इसके अंदर अगर मैं आज के डेटा की बात करूं, दोनों स्टेटमेंट ही गलत है. चाइना है फर्स्ट रैंक में आपके फ्रूट प्रोडक्शन के अंदर, वहीं पे अगर मैं बात करूं, इंडिया रैंक्ड अराउंड सिक्स्थ इन द एक्सपोर्ट ऑफ टोबैको. ठीक है, और टुडे अगर आज की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको है ग्लोबली
बिहाइंड चाइना। अगर प्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और सिक्स्थ नंबर, मतलब अगर उस समय की बात करें तो सिक्स्थ अगर हमारा एक्सपोर्ट के अंदर नंबर था। ठीक है, तो मोटा मोटा आपको चाइना आगे रखना है। इंडिया ना तो फर्स्ट है ना टोबैको में, ना फर्स्ट है फ्रूट प्रोडक्शन में। ये फैक्ट आपको दो याद रखने हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: द क्वांटिटी of imported edible oil is more than domestic production of edible oils in the last 5 years. The quantity of imported edible oils is more than the domestic production. ठीक है, the government does not impose any custom duty on all imported edible oil as a special case. ये थोड़ी लिखा होगा कि गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी ऑन ऑल इंपोर्टेड एडिबल ऑयल एज ऑफ स्पेशल केस। नहीं, ये लैंग्वेज अगर आप समझ पा रहे हो तो ये लैंग्वेज से ही आप कह दोगे कि स्टेटमेंट गलत है। कि द गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी, एनी वर्ड आ जाए और इसको समझो कि क्यों नहीं लगा सकता, लगा सकता है, इसको स्पेशल केस क्यों। ठीक है, तो द गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी, तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं साफ साफ इनकरेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। वहीं पे फर्स्ट स्टेटमेंट, द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड एडिबल ऑयल इज मोर देन डोमेस्टिक प्रोडक्शन, तो हम एडिबल ऑयल काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। हमारे प्रोडक्शन से ज़्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारी डोमेस्टिक डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो सिंपल स्टेटमेंट है, कोई इसमें स्टेडीली और ये सब का यूज नहीं किया गया। तो सिंपल सा स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट वन इज अ करेक्ट। बट द गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी ऑन ऑल दी, देखो यहाँ पे वर्ड ऑल भी है, ऑल दी इंपोर्टेड एडिबल ऑयल्स एज अ स्पेशल, सारे एडिबल ऑयल। ठीक है, इस टाइप के स्टेटमेंट और इस टाइप के वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं फॉर द फ्यूचर पर्पज। कई बार ये लैंग्वेज, देखो मेरे एक पर्सनल मेंटी है, ठीक है, वो मुझे हमेशा एक बात कहता है, भैया ठीक है, कि यूपीएससी एग्जामिनर एंड हमारे बीच, ठीक है, एक ही, अगर हमें प्रीलिम्स निकालना है तो उसके लिए एक ही बैरियर है, अगर उस बैरियर को क्लियर कर दिया तो हम यूपीएससी प्रीलिम्स निकाल सकते हैं, वो है लैंग्वेज। अगर आप एग्जामिनर की लैंग्वेज को समझ लें, उस लैंग्वेज को पकड़ लें कि कहाँ पे वो रेड फ्लैग्स है, कहाँ पे ट्रैप्स होते हैं, कहाँ पे ग्रीन फ्लैग्स है, अगर ये पास्ट पीवाईक्यूज से, पीवाईक्यू का मतलब ये नहीं होता कि आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में उन पीवाईक्यूज को करो कि भैया पीवाईक्यू किया, उसका आंसर ए है, बी है, सी है, डी है, रट लिया, उसको 4 बार कर लिया और खुश हो गए कि हाँ हमने पीवाईक्यू की। दैट इज नॉट अ पीवाईक्यू एनालिसिस। पीवाईक्यू एनालिसिस ऑल अबाउट कि हाउ यू विल see the these statements, and out of these statement you have to analyze ki what are the traps, what are the red flags, what, how the language, what is the language of the examiner, what is the mindset of the examiner while making the options, while making the statements. So ये चीज़ों पे फोकस करना होता है। ठीक है, एवरीथिंग इज स्टेटमेंट आपका। तो अगर आपको मेरे मेंटी की बात, ये बात सही लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको भी ये फील होता है, वो भी ये वीडियो देख रहा होगा। ठीक है, तो द गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी ऑन ऑल इंपोर्टेड एडिबल, ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, सो आंसर इज वन ओनली। ठीक है, सो द गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज कस्टम ड्यूटी ऑन एडिबल ऑयल, इनफैक्ट these duties are frequently adjusted to balance two conflicting goals: protecting domestic oilseed farmers from cheap imports, ठीक है, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड कीपिंग प्राइस लो फॉर द कंज्यूमर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एडजस्ट करता रहता है, बट बिल्कुल नहीं लगाता ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं है। इंडियाज डिमांड फॉर एडिबल ऑयल हैज फार आउटस्ट्रिप्ड इट्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मैं बता रहा हूँ काफी डिमांड है। और पाम ऑयल, देखो यार पाम ऑयल का कंजम्पशन कैसे बढ़ा, समझो बात, पाम ऑयल इज अ चीप ऑयल, वेरी चीप ऑयल, 30-40 रुपए लीटर का है। ठीक है, हम लोगों के यहाँ पे फास्ट फूड का कल्चर बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, पहले एक आज से 5-7 साल पहले फास्ट फूड इतना नहीं था इंडियन कल्चर के अंदर, हम लोग घर का खाना ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन आज सब बाहर का खाना पसंद करते हैं। बाहर का खाना ठीक है, सस्ता भी हो, सुंदर भी हो, मतलब मज़े भी आने चाहिए, डिलीशियस भी होना चाहिए, बट उसमें कचरा हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसमें अगर सस्ता 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए का तेल डाल दो तो हमें फर्क नहीं पड़ता। बर्गर है उसमें कितना ही कचरा हो, पिज़्ज़ा है उसमें कितना ही कचरा हो, हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम उतने अवेयर ही नहीं है। हम पढ़े लिखे भी गवार होते हैं कई बार इस सेंस के अंदर। बट ठीक है, इसीलिए देख लो आज एडिबल ऑयल्स, इस टाइप के पाम ऑयल्स जैसे सब्सटेंस बहुत ज़्यादा इंडियन मार्केट्स में है। इससे हमारी हेल्थ पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिpercussion देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा जुडिशियसली खाओ, ऐसा नहीं है कि मत खाओ,
बट खाओ तो थोड़ा सोच समझ के खाओ कि यार क्या खा रहे हैं हम। बिफोर खाने से पहले थोड़ा सोचो कि हमने क्या खा रहे हैं। बाकी तो ठीक है, ज़िंदगी है, हम सोचेंगे खाओ पियो ऐश करो, वो वाली सोच वाले हो तो वो भी आप सोच रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबका अपना अपना तरीका है ज़िंदगी जीने का। अमंग दी एग्रीकल्चर कमोडिटीज imported by India, which one of the following accounts for the highest imports in terms of value in the last 5 years? एग्रीकल्चर कमोडिटी की बात करें, हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं बाई इंडिया, ठीक है, हाईएस्ट इंपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, स्पाइसेस, फ्रेश फ्रूट्स, पल्सेस, वेजिटेबल ऑयल्स। तो बार बार देखो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे 2018 में एडिबल ऑयल्स पे क्वेश्चन पूछा, ठीक है, तो आपको यहीं से पता हो जाना चाहिए एडिबल ऑयल हम कितना ज़्यादा जो है वो मंगा रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डेटा भी दिया है, ठीक है। तो अगर इसको, अगर आप 18 के क्वेश्चन को अच्छे से करके जाओ तो आप 19 के क्वेश्चन को भी अच्छे से कर सकते हो, वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है। ऑयल्स काफ़ी ज़्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो मैं बार बार आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ, पाम ऑयल की प्रॉब्लम। वेजिटेबल ऑयल टिपिकली अकाउंट मोर देन 50% ऑफ इंडिया टोटल एग्रीकल्चर इंपोर्ट वैल्यू। हम कहाँ से मंगा रहे हैं, पाम ऑयल इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है, फिर सोयाबीन ऑयल, ठीक है, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, सनफ्लावर ऑयल फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन, ठीक है। और पल्सेस की बात करूँ तो इंडिया इज मासिव इंपोर्टर ऑफ डिकेड अगो, पहले हम इंपोर्टर थे पल्सेस के, बट हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर रहे हैं मिशन पल्सेस से। फ्रेश फ्रूट्स एंड स्पाइसेस वी डू इंपोर्ट स्पेसिफिक आइटम लाइक एप्पल एंड एक्सोटिक, जो हम शादी ब्याह में खाते हैं, एक्सोटिक स्पीशीज आपके फ्रूट्स के और के, तो वो सब चीज़ें एक्सोटिक स्पाइसेस या आपके फ्रूट्स इस टाइप की चीज़ें, तो वो सब भी हम काफ़ी ज़्यादा मंगा रहे हैं। बट पाम ऑयल इज़ दी मेजर मेजर थिंग, ठीक है, इस पर फोकस करना है और हमें इसको रिड्यूस करना है पाम ऑयल को, ठीक है। इसीलिए ऑयल सीड मिशन, आप गवर्नमेंट को देखो, ऑयल सीड मिशन लेके आ रही है ताकि ऑयल सीड हमारे फार्मर खुद ही यहाँ के ऑयल सीड जो है, जैसे चाहे ग्राउंडनट हो, चाहे सनफ्लावर हो, चाहे आपके तिल्ली का तेल हो, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, बहुत सारे ऑयल है, तो अगर उनको हम करें इस पाम ऑयल से तो कितना ही लाख गुना अच्छा है। विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इंडियाज merchandise एक्सपोर्ट आर लेस देन इट्स इम्पोर्ट्स, merchandise इम्पोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट हमारा कम है, एक्सपोर्ट कम है और इम्पोर्ट ज़्यादा है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, इसमें क्या दिक्कत है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट में तो कोई भी वो नहीं है, किंतु परंतु ही नहीं है, हाँ भाई बिल्कुल सेट है बात, ये तो बिल्कुल है कि हमारा एक्सपोर्ट कम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दो स्टेटमेंट अपने आप कट हो जाते हैं। अब सवाल उठता है सेकंड, सेकंड सही है कि नहीं है, सेकंड सही होगा तो काम बन गया, नहीं होगा तो भी हमें आंसर मिलेगा, सेकंड स्टेटमेंट डिटरमाइन करेगा आंसर क्या है। इंडियाज इंपोर्ट ऑफ आयरन एंड स्टील, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी हैव डिक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए और जा रहे हैं, हम विकसित भारत बनना चाहते हैं, हमारा फार्मर प्रोडक्शन प्रोडक्शन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, केमिकल्स में भी है, आयरन स्टील, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम कर रहे हैं, तो क्यों हमारा आयरन स्टील कम होगा, क्यों हमारा फर्टिलाइजर कम होगा, क्यों हमारी मशीनरी कम होगी, क्यों केमिकल कम होगा? ये तो मतलब थोड़ा सा सही नहीं लग रहा। हाँ, हो सकता है कि हम सेल्फ रिलायंस हो जाए, बट आपको भी पता है कि हम इतने सेल्फ रिलायंस अभी नहीं हुए, ठीक है, पेपर्स पे है, तो ये थोड़ा सा पच नहीं रहा। अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, वैसे ही अगर निकाल लो तो 1, 3, 4। अब 3, 4 को देखो, इंडिया एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस आर मोर देन इट्स इम्पोर्ट, अगर आप 3 को भी सही मान लो तो भी आप इस आंसर तक पहुंच सकते हो, ऑप्शन डी, ठीक है। इंडिया सफर फ्रॉम ओवरऑल ट्रेड करंट अकाउंट डेफिसिट, यस, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर्विस में हमारे सर्विस के एक्सपोर्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट। ये मोटे मोटे आपके इंटरनेशनल ट्रेड से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि एक क्वेश्चन और है 2020 का, उसके बाद मैं आपको एक प्रिडिक्शन बताता हूँ कि आगे क्या पूछ सकता है। द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज consistently increase in last decade, ठीक है, बढ़ता ही जा रहा है इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल कंस्टिट्यूट एन इम्पोर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, textile India and Bangladesh. Okay. In last 5 years, Nepal has been the largest trading partner of India in a South Asia. ठीक है। अब देखो तीन कंट्रीज का नाम दिया गया है यहाँ पे, एक नेपाल, एक बांग्लादेश, एक श्रीलंका। तीनों सही नहीं होंगे एक साथ, ये बात समझ आ रही है? तीनों में चेंज हो सकता है, कोई एक आधे में चेंज हो,
एक जगह नेपाल की बात हो रही है, एक में बांग्लादेश की बात हो रही है, एक में श्रीलंका की बात हो रही है। अब समझो, तीनों फैक्ट सही होना सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, सबसे मुश्किल लगता है। तीनों सही नहीं होंगे, ये बिल्कुल सही बात है, इस बात को पकड़ो आप। ठीक है, आप देखो तीनों, अब उसमें सबसे सही कौन सा लग रहा है? अगर सबसे सही समझ आ रहा है तो मुझे सेकंड लग रहा है, आपको शायद कुछ और लगे, द टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल, क्योंकि टेक्सटाइल इंडिया बांग्लादेश हो सकता है, फिर भी ये माना जा सकता है टेक्सटाइल के अंदर। वहाँ पे जूट भी है, टेक्सटाइल भी है, कपड़े भी, आपके जारा वारा गए, इन सब के कपड़े भी मोस्टली बांग्लादेश में बनते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बांग्लादेश में आपकी टेक्सटाइल्स है और है, तो ये तो फिर भी बात मानी जा सकती है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही हो गए, आपका ऑप्शन सी भी कटता है। अब सवाल उठता है, आप यहाँ फंस जाते हो कि आपको ये पता है कि इंडो श्रीलंका ट्रेड कॉन्सिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है लास्ट डिकेड में। अब देखो यहाँ पे काम आता है पीवाईक्यू एनालिसिस। कंसिस्टेंटली कोई भी चीज इंक्रीज नहीं होती, मैंने आपको पहले कहा स्टेडिली, कॉन्सिस्टेंटली। ये अगर पीवाईक्यू ट्रेंड से अगर आपने पकड़ी हो ये बात की, ये लाइन, ये वर्ड्स जनरली रॉन्ग होता है। ठीक है, क्योंकि फ्लक्चुएशन तो होता ही है। ठीक है, कभी किसी की सरकार आ गई, किसी गवर्नमेंट आ गई, किसकी आ गई, तो पूरे 10 साल के अंदर एक जैसा कंसिस्टेंटली रहना कोई भी चीज़, वो भी श्रीलंका इंडिया, ठीक है, वो थोड़ा मुश्किल लगता है। तो अगर आप ये सोच पाओ तो आप ऑप्शन बी, टू ओनली पे आंसर में आ सकते हो। टू ओनली इज करेक्ट। ठीक है, इंडिया बांग्लादेश मैंने आपको पहले कहा, सिग्निफिकेंट ट्रेड रिलेशन टेक्सटाइल, कॉटन, यान, फैब्रिक, बांग्लादेश मासिव गारमेंट इंडस्ट्री है। ठीक है, स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट है, क्योंकि इंडिया श्रीलंका ट्रेड हैज फ्लक्चुएटेड, काफ़ी फ्लक्चुएशंस है, और बांग्लादेश नॉट नेपाल, यहाँ पे चेंज कर दिया है। लास्ट 5 ईयर नेपाल हैज़ बीन लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ, नहीं, बांग्लादेश है हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक है, तो ये चेंज करता है, तीनों, तीन कंट्री का नाम आ गया ना, तो समझो कि ऑल नहीं होगा। ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। और देखो यहाँ पे लग रहे हैं हमारे जो कॉन्सेप्ट हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली वर्ड हमने बहुत डिस्कस किया है और किया है। इकोनॉमिक्स में मैंने इसको स्पेसिफिकली आपको स्टेडली वर्ड को समझाया है। तो काफ़ी ज़्यादा आप इन चीज़ों को, पीवाईक्यूज को, लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उसके अलावा एक फ्यूचर प्रिडिक्शन है, अभी तक तो 20 के बाद क्वेश्चन नहीं पूछे यहाँ से इस टॉपिक से, बट आगे मुझे लग रहा है कि इन सब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पीटीए से। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप इतना जान लीजिए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, देखो ये पहले समझो कि इस तरीके से एक इंटीग्रेशन चलता है, जैसे पीटीए होता है, फिर जीएसपी होता है, फिर एफटीए होता है, फिर सीएसीए, सेपा, फिर कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन। ये सबसे ज़्यादा हाई लेवल ऑफ इंटीग्रेशन होता है कोई भी कंट्री है, बहुत सारी कंट्रीज के बीच का। ठीक है, इस तरीके से चलता है। तो अभी न्यूज़ में एफटीए और सेपा काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, इसलिए मैं मानता हूँ कि यहाँ इन टर्म्स में थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए। जैसे एफटीए की अगर मैं बात करूँ, तो एफटीए का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज में आपके ड्यूटी फ्री हो जाए, टैरिफ हटा दिए, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस। वहीं पे सीएसीए और सेपा के अंदर मोर देन गुड्स एंड सर्विसेज की बात होती है। जैसे आपके ह्यूमन लेबर की बात हो रही है कि लेबर यहाँ से यहाँ हम लेंगे, ठीक है, लेबर को, लेबर की एंट्री करेंगे, वीज़ा फ्री कर देंगे। मतलब इस तरीके के और ज़्यादा इंटीग्रेशन और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है ये। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है एफटीए एंड सीएसीए, सेपा। ठीक है, दोनों एक चीज़ नहीं है। इंडिया इंडिया लगातार सेपा साइन कर रहा है, इंडिया लगातार एफटीए साइन कर रहा है। तो ये सब वर्ड्स न्यूज़ में काफ़ी बार रहते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ इनको अच्छे से समझिए। ठीक है, फिर कस्टम यूनियन, फिर कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन, इस तरीके से आगे बढ़ता है। आप इसको रीड कर सकते हैं, एक बार रीड कर लीजिए ये टर्म्स। यूपीएससी, मुझे ऐसा लगता है, माई प्रिडिक्शन, कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा सकता है। बाकी आप अपने जो भी ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच।